होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर मुझे डिज़ायरेबल प्रोटीन मिल रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो कोई यूज़फुल होगा ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल स्केल पे इन चीज़ों को बनवाते हैं। क्या क्या, बायो फार्मास्यूटिकल्स हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। कैसे बनवाएंगे, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, थेरेपेटिक्स में, डायग्नोस्टिक में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर, हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस होगी जहाँ जहाँ पे मैं बायोटेक को यूज़ कर रही हूँ। सो नंबर 1 थेरेपेटिक्स, नंबर 2 डायग्नोस्टिक, फिर हम क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर सकते हैं, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया होते हैं जहाँ पे हम बायोटेक को यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 क्या होगा, हमें पहले बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढ के लाना पड़ेगा, ठीक है। किस फॉर्म में हो सकता है, ज़्यादातर माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम होगा। अब उस कैटलिस्ट के लिए आप देखोगे क्या क्या उसको ऑप्टिमम कंडीशन मिल रही है। अगर उसको ऑप्टिमम कंडीशन दे मिलेगी तो हम अच्छे से प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। नंबर 3 डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग मतलब कि अब हम क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करवाएंगे जो भी हमारे पास जो प्रोटीन बन के आया है, और फिर हम उसको आगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के लिए आगे फर्दर ऑन भेजेंगे, ठीक है, ताकि मुझे मेरा प्रोटीन या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सके। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। नंबर 1 अगर हम देखें कि किस तरीके से मैं फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती हूँ, तो नंबर 1 एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का आप यूज़ करो तो आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज होगा फूड का। नंबर 2 ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बिना किसी फर्टिलाइजर के, इंसेक्टिसाइड के, पेस्टिसाइड के, इनके आप यूज़ करो, वो होगा आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब हम यहाँ पे ना तो केमिकल्स का यूज़ करेंगे, ना ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करेंगे, हम सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे पास काफ़ी बढ़ोतरी में हमारे पास देखी प्रोडक्शन देगी फूड का, ठीक है। सो सुनो, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, जिसने ट्रिपल कर दिया था हमारे पास फूड की सप्लाई को, लेकिन फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कंटिन्यू कैसे किया, तो हमने काफ़ी इंप्रूव क्रॉप वेराइटीज़ यूज़ की। इसके अलावा ज़्यादातर किसने हेल्प की, हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की, ठीक है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सबको यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक हम फूड को ट्रिपल कर पाए, ठीक है। लेकिन अब हम सब जानते हैं जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन की जो नीड थी उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करने वाले टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर हमें क्या बोलता है, बेसिकली 1950 में हमारे पास, हम देखो ये पूरा का पूरा प्लांट है, अगर आप इसके कोई भी एक पार्ट काट लोगे और फिर इसको एक तरीके से इसको ग्रो करोगे कल्चर मीडियम में, तो चाहे सेल हो, टिश्यू हो, किसी से भी आपके पास वापस से एक पूरा का पूरा प्लांट बन के आ जाएगा, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। सो सुनो, 1950 में हमारे पास पूरा प्लांट से एक प्लांट रीजनरेट हो जाएगा वापस से, किसी भी पार्ट से, किसी भी प्लांट के कोई भी टिश्यू वगैरह कुछ भी हो गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लांट, यानी कि आपने प्लांट लिया, इसका एक पार्ट निकाला, उस पार्ट से पूरा प्लांट बना, इसको बोलेंगे एक्स प्लांट, ठीक है। जो भी आप जो पार्ट ले रहे हो, अब सोच रहे हो इस छोटे से पार्ट से इतना बड़ा प्लांट बन गया, यानी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, तो कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम सेल इज नोन एज टोटिपोटेंसी, ठीक है। अब ये जो मैं ग्रोथ करवाऊंगी, बेसिकली जो मैं कल्चर करवाऊंगी, वो कैसे करवाएंगे, तो पहले तो आप उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे, क्या होना चाहिए, वो मेनली कार्बन सोर्स होना चाहिए, एग्जाम्पल सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड्स, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होने चाहिए लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। अब इसके थ्रू हमने काफ़ी हद तक लार्ज नंबर में हमने प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। सो माइक्रो प्रोपोर्शन क्या होता है, मेथड्स होते हैं जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनवा सकते हैं थ्रू द टिश्यू कल्चर, इसको बोलेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। सो ये सारे के सारे प्लांट अपने ओरिजिनल प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो ये क्या है, सोमा क्लोन्स, सोमा मतलब बॉडी के जस्ट फोटो कॉपी बन के आ गए, सोमा क्लोन्स हैं ये, ओके। अब जैसे कि हमने कई सारे प्लांट्स बनवाए भी हैं, लाइक टमाटो, बनाना, एप्पल, है ना, कमर्शियल यूज़ में हम इन सबको यूज़ भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है मेरिस्टेम। अब ये मेरिस्टेम क्या होता है, देखो शूट पे ऊपर क्या बैठी रहती है, मेरिस्टेम, ठीक है, नीचे रूट पे क्या है, मेरिस्टेम, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक क्या होता है,
रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम वो पोर्शन होता है जहाँ से ग्रोथ हो सकती है किसी भी सेल की, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास मेरिस्टेम के यहाँ पे क्या हो गया, बीमारी हो गई है, उसको कोई ना कोई वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिकवर कर सकते हैं हेल्थी प्लांट को, जिसको बीमारी हो गई है। कैसे? अगर हम उसकी मेरिस्टेम को रिमूव करवा दें तो हमारे पास अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी उस प्लांट की, ठीक है। जैसे कि हमने करवाया भी बनाना, शुगर केन, पोटैटो के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं हमारे पास, अब हाइब्रिड्स बनाना चाहेंगे। कैसे? साइंटिस्ट ने एक सेल ले ली, ठीक है, उस सेल के अंदर जितना भी जो प्रोटोप्लास्ट था वो निकाल लिया। कैसे निकाला? पहले उसकी सेल जो बाहर थी ना, सेल वॉल, उसको डाइजेस्ट करवा दिया, ठीक है, बाय वेरियस एंजाइम्स। फिर हमारे पास क्या निकल के आया, नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ऐसे ही मैंने इस वाले से किया, ऐसे ही मैंने दूसरे वाले प्लांट से किया, दोनों का प्रोटोप्लास्ट आ गया। अब मैंने इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवा दिया, फ्यूज करवा दिया, जिससे क्या बना, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनी। लाइक एक टमाटो है, एक पोटैटो है, और बनवाया भी गया, इसको बोलते हैं पोमेटो। दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड, ठीक है। अब हमारे पास सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब आपने इधर की भी एक पोटैटो, इधर का टोमेटो, इन दोनों को फ्यूज कराया, पोटैटो टोमेटो को, तो क्या बना, एक हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो प्रोडक्ट क्या बन के आया, टोमेटो। लेकिन अब इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इसके पास सारे डिजायर्ड कॉम्बिनेशन नहीं, जो हम चाहते थे, ठीक है। कमर्शियल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास आता है, क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव पाथ है जिससे कि हम फार्मर्स के लिए अच्छी मैक्सिमम यील्ड उनको दे सके उनके खेतों में, बिना किसी फर्टिलाइजर या केमिकल्स को यूज़ किए, क्योंकि उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो बिल्कुल है, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करेंगे। अब ये क्या हो सकते हैं, सुनो। पहले तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ढूंढ के लाने पड़ेंगे जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होंगे। नंबर 1, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, इनके जीन्स का अगर मैं कुछ ना कुछ चेंजेस कर दूँ इनके जीन्स के अंदर, और मैं कुछ दूसरा ही इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैनिपुलेट कर दूँ, चेंजेस कर दूँ, इनको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो अब आप क्या चाहोगे, आपकी जो क्रॉप है वो कैसी हो? नंबर 1, वो टॉलरेंट हो टू एबायोटिक स्ट्रेस, लाइक बारिश हो रही, तूफान हो रहा है, आंधी, ड्रॉट वगैरह, सैलिनिटी, कुछ भी हो रहा है, तो वो उस एनवायरनमेंट को झेल सके, ठीक है ना। दूसरा, रिड्यूस रिलायंस, वो किसी पे डिपेंड ना हो, लाइक फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे डिपेंड ना हो, ठीक है। तीसरा, जैसे कि कटाई हो गई हमारे खेतों में, ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी लॉस होता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी काफ़ी कम हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे जो क्रॉप है वो सारे के सारे मिनरल्स को यूज़ कर सके, जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी काफ़ी इंक्रीज हो। एग्जांपल, गोल्डन राइस, उसके अंदर विटामिन ए बहुत पाया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर होनी चाहिए। सो नंबर 1, टॉलरेंट होनी चाहिए। नंबर 2, डिपेंड नहीं होनी चाहिए केमिकल्स पे। नंबर 3, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी काफ़ी कम हो, ठीक है। इसके अलावा वो मिनरल्स यूसेज पे उसकी एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज हो। नेक्स्ट, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रहे, ठीक है। सो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, टेलर मेड प्लांट्स भी बनवा रहे हैं जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार्च बनवा के दे रहे हैं हमें, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन बायोटेक की प्लांट्स के अंदर, लाइक वो हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना के दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्लांट हमारे पास डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज़, ठीक है। अब हमें बार बार पेस्टिसाइड उस पर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया से हम निकालते हैं जिसका पूरा नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ये बीटी टॉक्सिन बेसिकली हमने बैक्टीरिया से निकाला। अब ये क्या करेगा, प्लांट को रेजिस्टेंट बनाएगा ताकि उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट उस पर अटैक ना कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनवाई भी है, लाइक बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। अब बीटी कॉटन का अगर मैं पूरा बताऊं तो क्या होगा, तो सुनो। हमारे पास जो बीटी है वो हमें पैकेट्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, शस्सी की फॉर्म में मिलता है, और वो भी पाउडर फॉर्म में मिलता है। अब मानो यहाँ पे एक प्लांट है जिसके ऊपर ना इंसेक्ट्स काफ़ी अटैक करते हैं, तो मैं इसके इसके बीटी के अंदर मैं क्या करवाना चाहूँगी, पानी का ऐड करवाओ, ठीक है, फिर इसको स्प्रे कर दो। अब जहाँ जहाँ पे वो आपने स्प्रे किया है, अब जैसे ही कोई इस पर आएगा उसको ईट करने, तो वो सारा का सारा जो बीटी टॉक्सिन है, टॉक्सिन का मतलब जहर ही तो है, वो सारा का सारा उस इंसेक्ट के अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्लांट रेजिस्टेंट भी बना, और मैंने सिर्फ उसी को अटैक करना चाहा जो कि उसको नुकसान पहुंचाता था। तो बेसिकली क्या, इंसेक्ट स्पेसिफिक भी है। तो सुनो, हमारे पास कुछ बैसिलस thuringiensis के स्ट्रेन्स होते हैं जो कि कुछ प्रोटीन रिलीज करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल करते हैं। कौन सी कैटेगरी हो सकती है, लेपिडोप्टेरन, टोबैको, बडवर्म, आर्मी वर्म,
ठीक है, लिपट जाते हैं, टबैको, आर्मी वॉर्म जैसी आपके पास आएंगी। कोलियोप्टेरन, बीटल्स हो सकते हैं। डिप्टारेंस, दो पंख किसके होते हैं? फ्लाइज, मॉस्किटो के। ठीक है, तो बीटी हमारे पास प्रोटीन क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, अपने ग्रोथ के टाइम पे। अब ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स को मारने के लिए प्रोटीन बनाया है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये बैसिलस को खुद क्यों नहीं मार रहा, वो बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मर रहा, जिसके अंदर ऑलरेडी जहर बन रहा है, तो वो खुद क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्योंकि बीटा टॉक्सिन उसकी बॉडी में इनएक्टिव स्टेज पे होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। लेकिन जैसे ही इसको कोई इंसेक्ट ईट करेगा तो उसकी बॉडी में जाके ये एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्कलाइन पीएच है उसके गट में, जिसकी वजह से वो सारे क्रिस्टल सॉल्युबल हो जाएंगे और वो बाइंड करेंगे उसकी मिड गट की एपिथेलियल सेल पे, जिसकी वजह से पोर्स बनेंगे और पूरा स्वेलिंग, लाइसिस वगैरह हो जाएगी सेल की, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी हमारे पास इंसेक्ट की। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास काफ़ी बीटी टॉक्सिन जीन के हमने निकलवाए भी हैं बेसिलोथुरेंजेनेसिस से, काफ़ी क्रॉप्स के लिए, लाइक कॉटन के लिए। ठीक है, सो बीटी टॉक्सिन क्या है? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, वो सिर्फ उसी पर अटैक करेंगे जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, तो जो टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राई1AC नेम्ड क्राई। अब जो टॉक्सिन जो मैं क्राई1AC जीन से बनवाऊंगी उसे बोलेंगे क्राई। ठीक है, सो जैसे कि हम क्या करवाते हैं, क्राई1AC और क्राई2AB से हम बनवाते हैं कॉटन बॉलवॉर्म के लिए बीटी। ठीक है, टॉक्सिन क्राई1AB से बनता है कॉर्न बोरर। तो ये देखो, ये हमारा पहला केस जब है जब हम उस पर यूज़ नहीं कर रहे बीटी। ठीक है, ये दूसरा केस जब है जब हमने बीटी यूज़ कर लिया, अब उस पर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, सो नंबर 1 बीटी हो गया। अब दूसरा हमारे पास ये है, तो हमारे पास कुछ नीमाटोड पैरासाइट्स होते हैं जो कि काफ़ी टोबैको प्लांट्स के अंदर दिक्कत कॉज करते हैं। तो सुनो, नीमाटोड का नाम है मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि तंबाकू प्लांट की रूट्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी रिडक्शन होती है ईल्ड में। ठीक है, अब हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। अब मैंने आरएनए इंटरफेरेंस ही क्यों बोला? क्योंकि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की वजह से ही आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें बनेंगी, जिसकी वजह से जो था आपके पास मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया आपकी टोबैको प्लांट के अंदर दिक्कत कॉज कर रहा था। तो अगर मैं आरएनए के बीच में ही कुछ ना कुछ रुकावट ला दूं ताकि वो प्रोटीन ही ना बना पाए जो कि दिक्कत करता था, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? तो आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इसको हम सेलुलर डिफेंस की तरह यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो एमआरएनए बना है उसको हम चुप करवाएंगे, क्योंकि एमआरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो क्यों ना मैं इसको डबल स्टैंडर्ड बनवा दूँ, क्योंकि आरएनए तो तुम्हारा तभी ही काम करेगा जब वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अगेंस्ट एक और आरएनए दे देते हैं, जो कि हमारे पास क्या करेगा, उसको डबल स्टैंडर्ड बना देगा, जिसकी वजह से वो आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है, तो सुनो, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए डालेंगे जो कि बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन रुक जाएगी। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, अब जो आरएनए लेके आ रही हूँ बाहर से, वो कैसे बनेगा? हम किसी भी वायरस से लेके आ सकते हैं जिसका जीनोम क्या हो? आरएनए, या फिर किसी ट्रांसपोजन से लेके आ सकते हैं, फिर हम उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, कैसे करवाते हैं? बाय यूजिंग वेक्टर। अब हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज कहाँ पे किया था, देखा था इससे पुराने चैप्टर में, बायोटेक में। वहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम क्या करता था? ट्यूमेफेशियम, ट्यूमर कॉज करता था प्लांट के अंदर, बट हम उसको अब यहाँ पे अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करके मैंने आरएनए को डलवा दिया होस्ट की बॉडी के अंदर। अब इससे क्या होगा, जैसे ही हमने डीएनए डाला, अब वो दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनेगा। अब वो दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे एक दूसरे के, और जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, अब तुम्हारे पास एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारे पास एक तरीके से चीज़ें रुक गई। अब देखो, ये वो है केस जब हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे नहीं बना था। ठीक है, और यहाँ पे जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो ये देखो काफ़ी हेल्थी है, जबकि ये वाला खराब हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बायोटेक की एप्लीकेशन मेडिसिन में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोटेक को हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी सेफ ड्रग्स बनवा सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव बनवा सकते हैं। दूसरा, इनका कुछ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं होता, लाइक एलर्जी वगैरह। तो फिलहाल हम 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो कि अप्रूव कर दी गई हैं, जिसमें से 12 अभी भी मार्केटिंग उनकी की जा रही है। तो नंबर 1 है इंसुलिन। अब इंसुलिन हम लोगों ने पढ़ा होगा,
इंसुलिन हमें क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है। तो डायबिटीज़ को अगर मैं ट्रीट करना है तो हमें इंसुलिन लेना पड़ेगा, वो भी रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में नहीं बन रहा तो हमें कहीं ना कहीं बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इंसुलिन निकालना पड़ेगा किसी न किसी एनिमल से। और अगर मैं बोलूँ क्यों ना हम एनिमल से निकाल के अगर मैं ये बैक्टीरिया के थ्रू निकाल लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब बैक्टीरिया को हम खूब ग्रो कर सकते हैं और उसे जितना मन चाहे हम इंसुलिन बनवा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे? पहले इंसुलिन को हम यूज़ करते थे कहाँ से? जो कि स्लॉटर्ड कैटल, पिग्स, इनके पेंक्रियाज से निकाल के आपको इंसुलिन दिया जाता था। अब सोचो आप किसी एनिमल से ले रहे हो तो कितनी एलर्जी होगी, कुछ रिएक्शंस भी हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। तो अब हमारे पास क्या होता है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो हमारे पास ए चेन होती है, बी चेन होती है। इनको किससे जोड़ेंगे? डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ेंगे, ठीक है। ओके। इसके अलावा हमारे पास इंसुलिन जो मेरी बॉडी के अंदर बन रहा है उसके पास ए चेन के अलावा, बी चेन के अलावा एक सी पेप्टाइड भी होता है। पहले इतनी चीज़ याद रखोगे, ठीक है। लेकिन सी पेप्टाइड आपके पास मैच्योर इंसुलिन के अंदर नहीं होता, यानी मैच्योर इंसुलिन के अंदर सिर्फ ए चेन और बी चेन ही होती है, ठीक है। तो जब सी पेप्टाइड उसके साथ जुड़ा है, जब वो मैच्योर नहीं हुआ, अभी वो क्या है? प्रो इंसुलिन, ठीक है। तो उसे हम प्रो हार्मोन कह सकते हैं। अब जैसे ही मैं उसको मैच्योर करवाऊंगी तो ये सी पेप्टाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक कंपनी आती है अमेरिका की, एली लिली, इन 1983। वो हमें इंसुलिन बना के देती है, जस्ट मैच्योर इंसुलिन, यानी उसमें सिर्फ ए चेन होगी और बी चेन होगी और बीच में हमने उसको किससे लिंक करवा दिया? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। फिर हम इसको डलवा देंगे अपने वेक्टर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? होस्ट के अंदर डलवा दो, अपने पास खूब सारा इंसुलिन बन के आ जाएगा। क्लियर? फिर है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब है मानो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन खराब हो गया है तो मैं उसको चेंज करवाना चाहूँगी ताकि वो जीन आगे दिक्कत कॉज ना करे। तो पहली बात सुनो, अगर किसी पर्सन को कोई हेरिडिटी बीमारी है, विरासत से मिली है उसको, तो जीन थेरेपी के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी या फिर आगे भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं? जो भी जीन्स हैं जिसकी कमी पड़ गई है उसको हम इंसर्ट करेंगे पर्सन की सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर, ठीक है। यानी कि मैंने नॉर्मल जीन की डिलीवरी करवाई उस इंडिविजुअल के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर ताकि मैं कंपनसेट कर सकूं नॉन फंक्शन जीन के फंक्शन को, ठीक है। तो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी 4 साल की बच्ची को 1990 के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक डेफिशिएंसी थी, एडीए डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डी एमिनेस। ये जीन नहीं था, मतलब ये जीन काफ़ी क्रूशियल होता है ताकि ये इम्यून सिस्टम में हेल्प कर सके। अब जिस बच्चे के अंदर ये इम्यून सिस्टम की दिक्कत आई, सोचो उसको कितनी परेशानी हुई होगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि डिलीशन हो गया जो कि ये जीन बनाया करता था, ठीक है। मतलब जो जीन बनाता था ना इस एंजाइम को, अब वो रहा ही नहीं, तो हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं? पहली, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हमने मैरो सेल से निकाल लिए जो जीन है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर डलवा दो, परमानेंट क्योर होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो अब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी नॉन फंक्शन जीन की जगह पे आपको दूसरा डलवाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शनल एडीए आपको डलवाना पड़ेगा बाहर से पेशेंट्स के अंदर। अब ये हम कैसे करवाते हैं? पेशेंट के जो लिम्फोसाइट्स हैं उसको निकालो, लिम्फोसाइट्स के अंदर इसको इंजेक्ट कर दो, ठीक है। फिर वापस से बॉडी के अंदर डाल दो। अब जैसा कि हम सब जानते हैं सेल्स इमॉर्टल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमें बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा, बार बार हमें जेनेटिकली इंजर्ड लिम्फोसाइट्स डलवानी पड़ेंगी। तो ये टेम्परेरी क्योर है। अगर परमानेंट क्योर चाहते हो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम मैरो सेल से निकाल लेंगे इस जीन को तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट करना है डिजीज़ का या फिर उसको पहचानना है कि क्या बीमारी है, तो उससे पहले हमें पैथोफिजियोलॉजी, यानी जो बीमारी मुझे कर रहा है, जो पैथोजन, उसके फिजियोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले कन्वेंशनल मेथड में हम क्या यूज़ करते थे? पहले के ज़माने में सीरम ले लिया, यूरिन एनालिसिस, उसको देख के हम बता देते कि क्या इसको कोई बीमारी है या नहीं है। बट अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इनको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि मैं जल्दी से पता लगा लूँ कि कोई बीमारी हमें है या फिर नहीं है। अब हम कैसे पता लगाएंगे बॉडी के अंदर की पैथोजन है या नहीं है? तो पहली बात तो वो कुछ ना कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में बैठा हुआ पैथोजन। लेकिन अगर कम कंसंट्रेशन हुई, मानो मेरे को बीमारी तो है
बट सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, तो हम एम्प्लीफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक। हमने पढ़ा है पुराने चैप्टर में। इसके अलावा पीसीआर को हम एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एचआईवी से पीसीआर से म्यूटेशन भी पता लगा सकते हैं, काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब सुनो, हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डीएनए लेके आओ। देखो, हमें पता करना है कि मेरे अंदर बीमारी का जीन बैठा है, डीएनए या आरएनए बैठा है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे पता लगाने के लिए, मैं बाहर से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए, जो भी आपके पास जो चीज़ होगी, ठीक है, उसको रेडियो एक्टिव करवा दोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास वो जीन अंदर है, वो डीएनए अंदर है या फिर नहीं है, ठीक है। मानो ये आपके पास ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, अब अंदर भी एक डीएनए बैठा है, उसी का जस्ट सेम सीक्वेंस का आपने बनाया है, लाइक एड्स के लिए आपने बनाया है, ठीक है, आपको लग रहा है एड्स है, तो आप एड्स की तरह ही एक डीएनए सीक्वेंस बना के भेजोगे बॉडी के अंदर। अब वो उसे कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा और उसके साथ लिंक कर जाएगा, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि बीमारी अंदर है या फिर नहीं है, बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। तो सुनो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बना दो उसको, फिर उसको हाइब्रिडाइज करवाओ, वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, ठीक है, जिसके साथ भी वो लिंक करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ शो करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह या फिर आरएनए वहाँ पे बना देगा। कैसे पता कर सकते हैं? बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी हम लोगों ने देखा था, ऑटो रेडियोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हमें शो हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोन है, अगर उसके पास म्यूटेड जीन है, तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पे शो नहीं करेगा, क्योंकि प्रोब के पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं होती। इसके अलावा एलाइजा को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे पहले तो प्रिंसिपल इसका है, मतलब हमारे पास एंटीजन अगर बॉडी के अंदर गया है तो उसके अगेंस्ट क्या बनेगी? एंटीबॉडीज बनेगी, ठीक है। यानी अगर इन्फेक्शन हुआ है पैथोजन के थ्रू, तो हमारे पास क्या है? एंटीजन बैठा होगा अंदर। हम कैसे पता लगाएं कि एंटीजन है या नहीं? उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज बनी होंगी। क्लियर? अब आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक का मतलब है हमने किसी भी एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए और फिर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ बायोटेक के अंदर, ठीक है। यानी उनके डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन कर दी मैंने, और अब मैं उसके अंदर कुछ फॉरेन जीन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। लाइक रेट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 95% हम माइस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो क्यों करते हैं? नंबर 1, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट। मतलब सुनो, मानो आपने चूहे के अंदर डलवाया एक जीन, अब आप देखना चाहते हो जीन उसके अंदर कैसे काम करेगा, यानी मैं सिर्फ उसकी फिजियोलॉजी किस तरीके से डेवलपमेंट होगी उसकी, मैं इसलिए उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसके अंदर, ठीक है। सो हम देखेंगे किस तरीके से उसका रेगुलेशन हो रहा है, किस तरीके से नॉर्मल फंक्शन के साथ वो अफेक्ट कर रहा है, लाइक इंसुलिन का है, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स उसके शो करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजीज़ उसकी जो फिजियोलॉजी है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में चेक करेंगे कि अगर मैंने जीन उस इंसान के अंदर डाला, तो पहले हम चेक करना चाहेंगे किसी जानवर के ऊपर कि उस पर रिजल्ट क्या शो होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डिजीज़। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखेंगे बीमारी। मानो ये आपके पास एक ट्रांसजेनिक एनिमल ले लिया, इसके ऊपर आपने एक बीमारी कॉज कर दी जो कि फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी मान लो, ठीक है। अब हम देखेंगे इस डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से जीन हेल्प कर रहे हैं डिजीज़ की स्टडी डेवलपमेंट करवाने के लिए, है ना। दूसरा, हमने काफ़ी सारे मॉडल्स भी बनवा रखे हैं ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ कि किस तरीके से मैं ट्रीटमेंट करूँ नई नई बीमारियों का, ठीक है। जैसे कि हमने कई सारे बना भी रखे हैं, लाइक कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, ह्यूमैटिक आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब हम मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं ताकि मैं ह्यूमन डिजीज़ को क्योर कर सकूँ, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ कर लें वही प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए, ठीक है, कैसे करेंगे? मान लो आपको वो प्रोडक्ट बना दो, उसी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उसके ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर वो डीएनए या फिर जीन डाल दो, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसको हम यूज़ करते हैं एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास है फिनाइलकीटोन्यूरिया, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के थ्रू। इन 1997 हमारे पास एक काऊ आती है, रोजी काऊ, जो कि हमें प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क देती है 2.4 ग्राम पर लीटर। इसके पास ह्यूमन अल्फा लैक्टल ब्लूम काफ़ी न्यूट्रिशनली होता है ये, ठीक है, बच्चों के लिए, देन नेचुरल काउ। तो याद रखना रोजी काउ थी
1997 के अंदर, ठीक है। अब आता है वैक्सीन सेफ्टी। अब हम इसमें देखेंगे कि मानो कोई दवाई बनाई है, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी थी, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम पे पहले ट्रायल किया, नहीं, हम ट्रायल्स लेंगे कि उस वैक्सीन का क्या क्या असर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो पहले तो माइस को यूज़ करते हैं ताकि मैं चेक करूँ उसकी टेस्टिंग को, कितना वो सेफ़ है कितना नहीं है, ठीक है। ह्यूमन से पहले यूज़ करने पे अगर मुझे लगा भाई चूहों पे सही जा रही है, तो उसके बाद आप यूज़ करो मंकीज़ पे, फिर आप यूज़ करोगे एनिमल वगैरह पे, ठीक है। अब है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब मैं यहाँ पे देखूंगी, सुनो, मानो ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसके आसपास आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस डाल दिया। आप चेक करना चाहते हो कि इस टॉक्सिक सब्सटेंस का उस एनिमल पे क्या असर पड़ने वाला है, सिंपल। यानी मैं यहाँ पे देखूंगी ट्रांसजेनिक एनिमल के पास आपने एक ऐसा जीन डाल दिया जो कि काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। अब क्या होगा, उसको आप टॉक्सिक सब्सटेंस के सामने रख दोगे। अब आप चेक करोगे कि कितना वो टॉक्सिक है, क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करना चाहोगे कि कितनी टॉक्सिसिटी है किसी भी ड्रग्स की। अब है इथिकल इशू। अब सुनो, हम काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, काफ़ी उनके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी रेगुलेशन के। तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, ताकि हम उन लोगों को हार्मफुल एक तरीके से हार्म ना पहुंचाएं। तो अगर मैं बात करूँ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है इन चीज़ों की। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम जो भी कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है इकोसिस्टम के अंदर। मान लो आपने कोई ऑर्गेनिज्म बनाया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अब वो ठीक से नहीं बना और आपने इकोसिस्टम के अंदर डाल दिया, तो उसके काफ़ी खतरनाक रिजल्ट भी तो आ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC, जो कि डिसीजन लेती है कि किस तरीके से जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की क्या वैलिडिटी होगी, किस तरीके से रिसर्च करोगे, कितनी सेफ्टी आप लोगों को यूज़ करनी है, ठीक है। मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस लाइक फूड, मेडिसिन सोर्सेज, इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने पेटेंट ले लिए हैं, ठीक है। जैसे कि काफ़ी लोगों को गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो कि उनको कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं देती है और उनका पेटेंट ले लिया है। लाइक उनकी, जैसे हमारी कंट्री का है बासमती राइस, नीम, टर्मरिक, वो है इंडिया के, लेकिन लिए किसने उस पर पेटेंट, अमेरिका कंपनी लेके बैठी हुई है। तो काफ़ी लोगों को गुस्सा भी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है। अब सुनो, जैसे कि राइस है, ठीक है। अब राइस हम लोग काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2 लाख वैरायटी है हमारे पास राइस की इन इंडिया। डाइवर्सिटी जो राइस की मैं बताऊँ तो काफ़ी रिचेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। बासमती राइस की अगर मैं बात करूँ, उसका अलग यूनिक अरोमा होगा, फ्लेवर होगा। 27 डॉक्यूमेंट वेराइटीज़ हैं बासमती राइस की, ठीक है। बासमती की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर हमने बात करनी चाहे तो एंशियंट टेक्स्ट, फोक, पोइट्री, इन सब में भी इसकी बातें की गई हैं, ठीक है। काफ़ी सेंचुरीज तक इसको हम यूज़ भी करते आ रहे हैं। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई जिन्होंने पेटेंट ले लिया बासमती राइस पे, ठीक है। US पेटेंट से, ट्रेडमार्क ऑफिस से हमारे यहाँ के चावलों को अपने यहाँ पे ले गए और उन्होंने बोला ये चावल हमने बनाए हैं, देखो कैसे, हमारे ही इंडियन फार्मर के वैरायटी को यूज़ किया, उनको क्रॉस करवा दिया सेमीडॉर वैरायटी के साथ में, ठीक है। यानी कि क्या किया, इंडियन बासमती को एक क्रॉस करवाया सेमीडॉर वैरायटी से और बोला हमने तो इन्वेंशन करके दी है। अब पेटेंट से प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस भी कंट्री में पेटेंट होगा तो वो सिर्फ उसी को सेल आउट, मतलब वही कंट्री उसको बेच सकती है, कोई और कंट्री उस पर क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि सिर्फ वही कंट्री उसको सेल आउट कर सकती है। तो इसी तरीके से काफ़ी और अटेम्प्ट्स भी किए हैं पेटेंट्स को लेके, लाइक टर्मरिक, नीम, ठीक है। तो अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी रिच लेगेसी को छीन लेगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि बायोपायरेसी, बायोपायरेसी मतलब चोरी करना। हम क्या कर रहे हैं, बायो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ कर रही हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे लोगों को कंपनसेटरी पेमेंट तक नहीं मिल रही है और हमारे ही रिसोर्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो सुनो, काफ़ी सारे ऐसे नेशंस होते हैं जो कि रिच है फाइनेंशियली, लेकिन उन पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी नहीं है, नॉलेज अच्छी नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है जो कि रिच है बायोडाइवर्सिटी में, लेकिन उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज बढ़िया है, लेकिन उनके पास पैसे वगैरह कम है। तो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट करना है मॉडर्न एप्लीकेशन से, जिससे हम अपना टाइम भी बचा सकें, एफर्ट भी और एक्सपेंडिचर भी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा, सॉरी, इनजस्टिस हो रहा है। तो मैं इनएडिक्वेट कंपनसेशन, बेनिफिट शेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉज बनाए ताकि हम इन बायो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट ने
अभी इंडियन पेटेंट बिल में कुछ चेंजेस किए हैं जिन्होंने मद्देनज़र रखा है कि जो इश्यूज़ हो रहे पेटेंट को लेके, जो भी इमरजेंसी प्रोविज़न है, रिसर्च वगैरह, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, हम कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव उठाएँ जिससे कि आगे जाके परेशानियाँ ना आएँ पेटेंट वगैरह को लेके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।